रात के 3 बज रहे थे। अहमदाबाद के एक सिविल हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में जहां 14 बेड थे, वहां एक आदमी कॉरिडोर से वापस आ रहा था। कॉल पे बात करने के बाद उसकी एक कॉल बस 4 मिनट की ही थी अपनी बीवी के साथ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसे इस कॉल पर। वो वहाँ एक पेशेंट के साथ रुका हुआ था, तो इसलिए जब वो वार्ड में वापस आया तो उसकी नज़र उस पेशेंट पर पड़ी, अपने डैड पर पड़ी। और जो उसने अपने डैड के पास देखा, उसे देखने के बाद उसके पैर पूरे के पूरे फ्रीज हो गए थे। उसके डैड के बेड के पास कोई बैठी हुई थी, एक नर्स। उसने एक सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी कमर में एक बेल्ट थी और सर पर सफ़ेद कैप थी। अब जो ये सर पे कैप थी, ये इस पूरी की पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि सफ़ेद ड्रेस और जो ये बेल्ट है और जो ये सर पे कैप वाली जो नर्स की यूनिफॉर्म होती है, ये देश के किसी भी हॉस्पिटल में पिछले 30 साल से नहीं चली है। आज की नर्सेज हल्के नीले या फिर हल्के हरे स्क्रब्स पहनती हैं। तो ये जो आदमी था जो दरवाजे के पास खड़ा था, जिसके पैर फ्रीज हो चुके थे, उसे ये बात समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि जो औरत, जो नर्स उसके डैड के बेड के पास बैठी हुई है, वो एक्चुअली में इस हॉस्पिटल की है ही नहीं। लेकिन सिर्फ ये एक रीज़न नहीं था कि उसके पैर रुक गए थे या फिर उसके पैर फ्रीज हो गए थे। वो इसलिए भी रुके थे क्योंकि वो आदमी पिछले 10 रातों से एक चीज़ को, एक पैटर्न को नोटिस कर रहा था। और वो पैटर्न ये था कि ये औरत जिस बेड के पास भी जाके बैठती है, उस बेड की चादर अगली सुबह या फिर 2 दिनों के अंदर अंदर उतर जाती है। बेड नंबर 11, बेड नंबर 3, बेड नंबर 14, तीनों पर वो बैठी थी और तीनों बार सुबह वार्ड बॉय उस गद्दे पे फिनाइल वाले पानी से पोंछा मार रहा था। तो बेसिकली जिस भी बेड के पास में वो बैठती थी, वहाँ पर का जो आदमी था या औरत थी, वो सुबह तक मर जाते थे। और उस रात वो बेड नंबर 7 पर बैठी थी, जो कि उसके डैड का ही बेड था। उस आदमी के डैड का नाम था कांति भाई और उनकी उम्र 66 साल की थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक टेक्सटाइल मिल में क्लर्क की नौकरी की थी। फिर वो मिल बंद हो गई थी, तो वो 2 साल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में बैठे थे और उसके बाद वो घर पर ही रहने लगे थे। वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल किस्म के आदमी थे। सुबह 5 बजे उठना, उठने के बाद चाय बनाना, अखबार पढ़ना और उनके बेटे के हिसाब से एक ही चीज़ अपने बेटे को बार बार बताते रहना। जैसे कि हम सबके ही पेरेंट्स या फिर हम सबके ही डैड करते हैं, जब हमें टोकते हैं तो एक ही चीज़ उसके डैड भी उसे बार बार बताते रहते थे। तो उस दिन भी वो चाय बना रहे थे और रसोई में जब वो खड़े थे तो उनके हाथ से, जो जिस ग्लास में वो लोग चाय डालने वाले थे, उनके हाथ से वो स्टील का ग्लास नीचे गिर गया। अब ग्लास गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कांति भाई जब नीचे झुके उस ग्लास को उठाने के लिए, तो वो वापस उठ नहीं पाए, क्योंकि उनके पूरे के पूरे लेफ्ट साइड का शरीर अब जवाब दे चुका था। उनके मुंह का एक साइड, लेफ्ट साइड बिल्कुल लटक गया था, इस पे लकवा मार गया था। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने पैर हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ही वॉज पैरालाइज्ड। रिक्शा करके उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक पैरालिसिस अटैक हुआ था और उनके दिमाग में एक खून का क्लॉट बन गया था। उनके लिए दवाइयाँ शुरू हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें, उनके घर वालों को साफ साफ बताते था कि अगले 15 दिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। और इस समय पे हॉस्पिटल पे रखने के बावजूद भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। वो लोग, डॉक्टर लोग, इस चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि उनके डैड ठीक होंगे, क्योंकि ऐसे केसेस में दूसरे हफ्ते में अटैक कभी कभी आ जाता है दोबारा से। तो इसीलिए वो बस उन्हें फॉल्स होप नहीं देना चाहते थे। वो बस यही चाहते थे कि हॉस्पिटल में रहते हुए वो जितनी ज़्यादा उनकी केयर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा केयर करें। तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में यहाँ पे अब क्या हो सकता है। और इस चीज़ को कहने के बाद कांति भाई जी को और उनके बेटे को ये कहा गया कि इन्हें जनरल मेल वार्ड में डाल दिया जाए, वो भी बेड नंबर 7 पर। अब अगर आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल की जनरल वार्ड अंदर से नहीं देखी है, तो मैं आपको 1-2 लाइन में बता देता हूँ कि ये एक्चुअली होती कैसे है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी इसी एक कमरे के अंदर है।
एक लंबा कमरा होता है जिसमें 14 से 15 बेड होते हैं, 2 लाइन में साथ साथ, और बीच में एक पतली सी गली होती है जहां से वार्ड बॉय अपनी ट्रॉली लेके निकलता है। उस कमरे की ट्यूबलाइट कभी बंद नहीं करी जाती, ना रात को ना सुबह को, और ना ही किसी के जाने के बाद वो बस जलती रहती है। और उस वार्ड में एक रूल होता है कि पेशेंट के साथ एक आदमी रात में रुक सकता है। दिन में तो विजिटर्स आते ही हैं वहाँ पे अपने पेशेंट से मिलने के लिए, लेकिन रात में सिर्फ एक आदमी को अलाउड होता है वहाँ पर रुकने के लिए, वहाँ पे सोने के लिए बेसिकली। और हर एक बेड के साथ एक प्लास्टिक स्टूल भी दिया जाता है जहाँ पर जो विजिटर है वो उनके साथ रात भर बैठ सके और सो सके। और ये पूरी की पूरी कहानी उस स्टूल के बारे में ही है, ये बात याद रखना तुम लोग। कांति भाई के बेटे का नाम भावेश था और उसकी उम्र 34 साल की थी। वो एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था जहां कैजुअल लीव का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी में ही था और प्रैक्टिकली इस चीज़ की कोई भी बात नहीं करता था। तो क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था तो उसके पास 2 लीव बची हुई थी, और वो जो 2 दिन की लीव उसके पास थी वो अटैक वाले हफ्ते में ही खर्च हो चुकी थी उससे। तो उन लोगों ने सोचा, भावेश और उसकी बीवी ने सोचा कि तो हम कैसे करेंगे, हम डैड के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि भावेश और छुट्टी नहीं ले सकता था। तो उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि भावेश की जो बीवी थी नैना, वो दिन में हॉस्पिटल जाया करेगी और भावेश फिर काम करने जाएगा, थोड़ा सोएगा और रात में वो अपने डैड के साथ रुकेगा और फिर सुबह काम पे चले जाएगा वहाँ पर थोड़ा बहुत सोकर। तो रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक भावेश वहाँ पर रुकेगा अपने डैड के साथ उसी स्टूल पे बैठकर। तो पहली रात जब वो अपने डैड के पास गया उनके साथ बैठने के लिए, तो इतना ज़्यादा एंग्शियस था कि वो सो ही नहीं पाया। और ये भी कहा जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल के जो जनरल वार्ड होता है उनमें पहली रात कोई भी इंसान नहीं सोता है, बिकॉज यू आर सो न्यू टू दैट एनवायरनमेंट एंड यू आर सो न्यू टू एवरीथिंग कि आदमी को नींद ही नहीं आती। कोई भी छोटी सी छोटी आवाज़ भी तुम्हें डरा देती है, और आपका दिमाग उस टाइम पर, क्योंकि आप लोग खाली बैठे होते हो एंड पेशेंट भी क्या ही कितनी ही बात कर लेगा, राइट। तो उस टाइम पे आपका दिमाग उस वार्ड में, उस हॉस्पिटल में हर एक आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा होता है। किसी के पैर की चप्पल की आवाज़, तो किसी की खांसी की आवाज़, किसी बुढ़े आदमी को अपनी बहू को धीरे से बोलना कि मुझे बाथरूम जाना है, और 3 बजे के बाद वो एक आवाज़ जो हर सरकारी हॉस्पिटल में आती है, जिसमें किसी फैमिली का एकदम से रोना शुरू हो जाता है और फिर कुछ मिनट में बिल्कुल वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोला जाता है कि धीरे से बोलो, बाकी पेशेंट्स सो रहे हैं अभी। सो पहली रात भावेश के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। सेकेंड रात में उसे वहाँ पर उस वार्ड की, उस हॉस्पिटल की थोड़ी थोड़ी आदत लगने लग गई थी। थोड़ा थोड़ा उसे ये समझ आ रहा था कि ओके, इस टाइम पर ये होता है, अभी मुझे डैड के लिए ये करना है, रात में उन्हें इस समय पर बाथरूम जाना होता है। और तीसरी रात को वो पहली बार था जब, सबसे पहली बात तो वो कंफर्टेबल हो गया था, और तीसरी रात वो दिन एक्चुअली में था जब उसने उस औरत को, उस नर्स को, उस पुरानी कपड़े पहने हुए नर्स को पहली बार देखा था। नाउ उस दिन रात के 1 या 2 बज रहे थे। भावेश अपने डैड का हाथ दबा रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उससे बोला था कि लेफ्ट साइड का जो उनका पैरालाइज हो गया था, राइट। तो लेफ्ट साइड का जो हाथ था उसमें सर्कुलेशन के लिए अगर तुम इसे दबाते रहो तो ये चीज़ अच्छी होती है। और उसने हाथ दबाते हुए, बस अपने डैड का हाथ दबाते हुए नज़र उठाई ही थी कि उससे वार्ड के दूसरे कोने में एक नर्स बैठी हुई दिखी। नाउ वार्ड में नर्स होना कोई बड़ी बात तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन 2 चीज़ें थी जो उस वक्त पर भावेश को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी थी, और बाद में उसे ये चीज़ समझ आ रही थी कि ये नॉर्मल क्यों नहीं थी। पहली चीज़ ये थी कि वो बैठी हुई थी, नर्स खड़ी नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली नर्सेस क्या होती हैं, वो खड़ी रहती है अपने हाथ में कोई पट्टा लेके या फिर कोई पेपर लेके। वो आती है, वो ड्रिप चेक करती है, चार्ट पे कुछ लिखती है और निकल जाती है। लेकिन ये नर्स उस पेशेंट के बेड के पास वाली स्टूल पे बैठी हुई थी, सीधा दोनों हाथ गोद में रखे हुए, जैसे घर का कोई सदस्य या फिर घर का कोई आदमी वहाँ पर उसके साथ बैठा हो। और दूसरी चीज़ जो उसने नोटिस करी थी वो वही पुरानी वाली ड्रेस थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। उस नर्स ने इस समय की या फिर इस साल की
ड्रेस नहीं पहनी थी, उसने एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी ड्रेस पहनी थी जो कि दिखने में साफ सुथरी लग रही थी। लेकिन भावेश ने उस समय पर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसने बस ये मान लिया था कि ये कोई सीनियर नर्स होगी या फिर किसी एनजीओ वाली कोई आंटी होगी जो कि रात में पेशेंट्स के साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें सरकारी हॉस्पिटल में होती रहती हैं। कभी कभी एनजीओज वाली जो आंटियाँ होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वो आ जाते हैं अकेले पेशेंट्स के साथ बैठने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए। सो एनजीओज के लोग यहाँ पर आते हैं, इन लोगों की सेवा करते हैं और कभी कभी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। तो उसने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुबह 6 बजे उसकी बीवी नैना आई और फिर वो घर चला गया था। उसके बाद वो नहाया और फिर वो चुपचाप ऑफिस चले गया, जैसे वो पिछले 3 दिन से कर ही रहा था। चौथी रात को उसने उस नर्स को फिर देखा, लेकिन इस बार वो दूसरे बेड पे बैठी हुई थी। और 5वीं रात को भावेश को एक चीज समझ आ गई थी जो उस वक्त उसके दिमाग में बस एक छोटी सी बात की तरह आई थी। इस थॉट में बाय द वे कोई भी डर महसूस नहीं हो रहा था उसे, ये बस एक ऑब्जर्वेशन था, जैसे कि कोई पैटर्न नोटिस करता है वैसे। वो नर्स हमेशा उस बेड के पास आकर बैठती थी जिसमें सबसे पहली बात तो स्टूल पर कोई नहीं बैठा होता था, उस पेशेंट के साथ कोई नहीं होता था। और दूसरी बात ये होती थी कि हमेशा जब भी वो नर्स वहाँ पर किसी स्टूल में या फिर किसी बेड के पास बैठती थी तो अगली सुबह वो आदमी, वो पेशेंट गायब हो जाता था। बेड नंबर 11 पे एक आदमी था जो लगभग 60-75 साल का था और एकदम अकेला हुआ करता था। वो उसको कोई मिलने भी नहीं आता था और उसकी स्टूल 11 दिन से खाली पड़ी हुई थी। तो वो नर्स वहाँ बैठती थी उसके साथ। बेड नंबर 4 पे एक लड़का था जिसका बेटा हर रात आता था और उसके पास बैठा करता था। तो वो नर्स वहाँ पर कभी भी नहीं बैठी। बस इतना सा डिफरेंस था इन दोनों बेड में, और इतना सा डिफरेंस था कि ये नर्स कैसे कहाँ पर बैठना है उस चीज़ को चूज़ करती थी। और भावेश ने भी इस चीज़ को देखकर, इस पैटर्न को नोटिस कर उस टाइम पर यही सोचा कि अच्छी बात है, चलो जिनका कोई नहीं है, जिनको सहारा देने के लिए कोई नहीं है, जिनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, ये पुरानी नर्स या फिर ये पुराने कपड़े पहने हुए नर्स इन लोगों की मदद कर रही है। तो छठी रात को जब वो रात में वार्ड में पहुंचा अपने डैड के पास बैठने के लिए, तो उसने ये चीज़ नोटिस करी कि बेड नंबर 11 उस समय खाली था। उस बेड की चद्दर उतर चुकी थी और उस बेड पर एक वार्ड बॉय फिनाइल वाले पानी से उसके गद्दे को साफ कर रहा था। तो उस बेड का जो आदमी था वो रात के वक्त नहीं चल बसा था, वो सुबह के वक्त चल बसा था। उस बेड पे जो आदमी था वो इस पॉइंट पर मर चुका था। तो ये चीज़ को देख करके सबसे पहली बात तो नर्स उस दिन वहाँ रात में थी, और दूसरी बात ये कि अचानक से उसे कोई पहली बारी आदमी मरते हुए दिखा था। तो उसने अपने आप को इस चीज़ के लिए बस यही दिलासा दिलाया या फिर यही कहा उसने अपने आप को कि देखो भाई, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती ही रहेंगी, लोगों का मरना एक हॉस्पिटल में तय बात है। वो बस यही प्रार्थना कर रहा था उस टाइम पे कि काश जो वो आदमी 11 नंबर बेड पे बैठा हुआ था या फिर जो लेटा हुआ था वो शांति से मर चुका हो, या फिर उसको मरने से पहले या फिर उसके चले जाने से पहले कोई भी उसे दर्द ना हुआ हो। और जो ये लॉजिकल बात उसने अपने आप से करी, ये इतनी ज़्यादा सॉलिड थी कि इसी की वजह से भावेश ने अपना वार्ड चेंज नहीं करा। वरना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है हॉस्पिटल में कि अगर वो किसी आदमी को चल बसते हुए देखते हैं या फिर किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा रो रही होती है तो वो लोग अपना वार्ड ही चेंज कर देते हैं बिकॉज दे गेट सो स्कैर्ड। तो इसी लॉजिक की वजह से भावेश ने अपने डैड को वहीं रखा और वो भी यहीं बैठा रहा, और इसी लॉजिक की वजह से उसने अब उस नर्स को देखना बंद नहीं करा, बल्कि उसने और भी ज़्यादा पेक्यूलियर आंखों से और भी ज़्यादा सॉलिड आंखों से अब चीज़ें और पैटर्न नोटिस करना शुरू कर दिया था। 7वीं रात को वो नर्स बेड नंबर 3 के पास बैठी हुई थी जो तीसरे दिन से अकेला पड़ा हुआ था, और सुबह बेड नंबर 3 खाली हो गया था। 8वीं रात को वो बेड नंबर 14 के पास बैठी थी और 2 दिन बाद वो बेड नंबर 14 वाला इंसान भी इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस भावेश के अंदर कुछ चेंज हो गया था, क्योंकि 8वीं रात के बाद से भावेश ने अपना वार्ड में आने का तरीका ही चेंज कर दिया था। पहले वो आता था वार्ड में, सीधा अपने डैड के बगल वाले स्टूल में जाकर बैठ जाता था, उनकी देखभाल करता था, उनका ध्यान रखता था, उन्हें चीज़ें देता था, और सुबह जब उसकी बीवी आती तो वहाँ से चले जाता वो। लेकिन अब वार्ड में अंदर आने से पहले वो पूरा का पूरा पहले वार्ड के 14 बेड्स को स्कैन करता था, देखता था कहाँ पे किसके साथ उसके फैमिली मेम्बर्स
नर्स बैठे हैं या नहीं। वो बेसिकली ये देखता था कि कौन सा स्टूल खाली है, कौन सा इंसान अकेला है यहाँ पर, आज रात कौन सा स्टूल एक्चुअली अवेलेबल है उस नर्स के लिए। और उसके बाद वो रात को उस नर्स को ढूंढने में लग जाता था कि वो कहाँ पर बैठेगी। और जिस भी रात वो किसी दूसरे स्टूल पर बैठी हुई होती थी, भावेश एक चैन की सांस लेता था उस दिन। उसके कंधे जो स्ट्रगल की वजह से ऐसे या फिर पैनिक की वजह से ऐसे ऊपर आ जाते थे, वो अब उस स्टूल को खाली देखकर नीचे हो जाते थे या फिर रिलैक्स हो जाते थे। फिर वो पानी पीता था और उसके मन में एक शांति आ जाती थी कोई और स्टूल खाली देखकर या फिर कोई और इंसान को अकेला देखकर। मतलब वो हर रात खुश हो रहा था कि कोई और इंसान इस दिन जाने वाला है। इट इज़ नॉट हिज फैमिली, इट वॉज नॉट his dad who is going to go away। और अगर हम इस चीज़ को लॉजिकल वे में समझे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गंदा थॉट है कि किसी और की मौत के लिए ही आप लोग अपने लिए खुश हो रहे हो या फिर अपनी खुशी मना रहे हो। लेकिन दिस इज़ एक्चुअली ह्यूमन नेचर। अपनों को जाते हुए कोई भी नहीं देखना चाहता है। हाँ, हमें दूसरे लोगों के लिए बुरा लगता है, हमें दूसरे लोगों के लिए एम्पैथी फील होती है, लेकिन अगर सेम सिचुएशन में दो लोग हों और उनमें से एक आपकी फैमिली हो तो आप ये कभी भी नहीं चाहोगे कि बुरी सिचुएशन में आपके फैमिली वाले या फिर आप फंस जाओ कभी भी। लेकिन 8वीं रात को कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा करा उसने। 8वीं रात को उसने उस नर्स से बात करने की कोशिश की थी। वो बेड नंबर 14 के पास बैठी हुई थी। तो भावेश अपने स्टूल से उठा, बीच की गली में चला और उसके पास जाके खड़ा हो गया वो और बोला, सिस्टर क्या आपके पास 1 मिनट है? उस नर्स ने पलटकर उसकी तरफ देखा और भावेश ने बाद में ये बताया था कि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब उसने उस नर्स का चेहरा देखा था। उसने कहा कि उसका चेहरा किसी भूत की तरह नहीं था या फिर किसी डरावने फिगर की तरह नहीं था जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। उस औरत का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसके मुंह पर कोई खून नहीं लगा हुआ था, कोई कट्स नहीं थे, उस पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जवान भी नहीं थी। उसकी कोई भूत की तरह सफ़ेद आंखें नहीं थी। बस उसका 40 या फिर 50 साल की औरत थी वो, जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा एक 40-50 साल की औरत का दिखना चाहिए। और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी रात में ड्यूटी करने वाले नर्स का दिखता है, यानी कि उसकी आंखों में ऐसे गड्ढे हो रखे थे, काले काले यहाँ पे गड्ढे हो रखे थे, राइट। शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट और वो काफ़ी ज़्यादा उसके शक्ल में काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा था कि वो थक चुकी है। उसने भावेश को देखा और फिर उसने भावेश के पीछे देखा, बेड नंबर 7 की तरफ, जहाँ कांति बाई सो रहे थे और वो बहुत देर तक उन्हें देखती रही। भावेश कहता है कि ये 2 सेकंड की बात नहीं थी, ये एक लंबा सा स्टेयर था, जैसे कोई लिस्ट में नाम ढूंढ रहा हो या फिर कोई हिसाब लगा रहा हो। और फिर वो उठी और बेड नंबर 9 की तरफ चली गई और वहाँ बैठ गई और उसने एक शब्द भी नहीं बोला भावेश को। वो बस चुपचाप उठी, उसके डैड को देखा और वहाँ से चली गई। तो इस चीज़ को देखकर कि इस नर्स ने पहली बार मेरे डैड की तरफ देखा है, इस चीज़ को देखकर भावेश काफ़ी ज़्यादा डर गया कि कहीं नेक्स्ट नंबर मेरे खुद के डैड का तो नहीं है, मेरे खुद के पिता का तो नहीं है। तो वो चुपचाप जब वो नर्स वहाँ से उठी तो वो भी चुपचाप अब वापस आ गया था। उसने कुछ भी नहीं बोला किसी को भी, ना अपने डैड को कुछ बोला, ना नर्स को कुछ बोला। वो चुपचाप वो स्टूल पे बैठा। उसने अपने डैड का हाथ पकड़ा और ज़्यादा ज़ोर से वो अपने डैड का हाथ पकड़कर बैठ गया था उस समय, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अगर अपने डैड का हाथ छोड़ दे तो वो नर्स यहाँ पर आके न बैठ जाए। 9वीं रात को उसने पूछ ही लिया था। रात के लगभग 4 बजे एक असली नर्स वहाँ आई थी, मतलब हल्के नीले स्क्रब्स में, गले में ID कार्ड डाले हुए और हाथ में एक रजिस्टर लिए हुए। बेड नंबर 2 पे ड्रिप चढ़ा रही थी वो। तो भावेश उसके पास गया और उसने पूछ लिया सिस्टर से कि रात को एक सीनियर सिस्टर यहाँ पे आती है पुरानी यूनिफॉर्म में, सफ़ेद ड्रेस और कैप वाली, वो आखिर है कौन? क्या वो किसी NGO की प्रोग्राम में चल रही है या फिर वो किसी अकेले पेशेंट के पास बैठने आती है? लेकिन वो इन सारी चीज़ों के बारे में भूल जाती है तो अलग अलग बेड पर बैठती है। और उसकी ये बात सुनते ही इस नर्स ने अपना रजिस्टर बंद कर दिया। उसने भावेश से पूछा कि आप क्या ढंग से डिस्क्राइब कर सकते हो मुझे वो नर्स कैसी दिखती है? तो भावेश ने भी पूरा बता दिया। फिर उस नर्स ने पूछा कि आपने उन्हें किस किस स्टूल पर बैठा हुआ देखा है? तो भावेश ने वो चीज़ भी बता दी कि जिस भी स्टूल पर बैठ रही थी उसके अगले दिन उस इंसान का देहांत हो जा रहा था। फिर उस नर्स ने पूछा कि आपने क्या उस
नर्स से, पुराने कपड़े पहनने वाली नर्स से बात करी या नहीं। तो फिर भावेश ने उसे वो भी बता दिया कि हाँ, मैंने उससे बात करी थी और उसने कुछ भी नहीं बोला मुझे। तो फिर उस नर्स ने, उस नए आईडी कार्ड पहनने वाली नर्स ने भावेश को बताया कि मैं जानती हूँ वो कौन है, वो हमारे यहाँ पर काम नहीं करती है इस समय पर, वो किसी एनजीओ प्रोग्राम में भी नहीं है, ना वो इस हॉस्पिटल में काम करती है, वो बस पेशेंट्स के पास बैठना चाहती है। उसने ये भी बताया कि जो ये कैप वाली यूनिफॉर्म थी ये बहुत साल पहले हुआ करती थी हॉस्पिटल में, और अब ये यूनिफॉर्म किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होती है। किसी भी हॉस्पिटल में कोई नर्स ऐसे कैप नहीं पहनती है। और उसका ये कहना था कि हाँ, वो जानती है कि भावेश किसकी बात कर रहा था उस समय पर। और अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये कोई दिस इज़ नॉट अ रिकॉर्ड, ये बस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जैसे बात फैल जाती है ना, ये वो वाली बात है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले उस वार्ड में एक नाइट नर्स होती थी। उसके नाम के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे उसका। एक रात उस वार्ड में एक आदमी था जिसका कोई नहीं था, ना उसके कोई घर वाले थे, ना उससे कोई मिलने आया था जब वो वहाँ पर था, ना किसी पेपर पे लिखा हुआ था उसका एड्रेस। बस एक आदमी जो वहाँ अकेला आया था और वो उस रात गुजर गया था। और उस नर्स को उसके बारे में पता ही तब चला जब वो सुबह राउंड पे आई। तो जैसे ही उसे इस पेशेंट के बारे में पता चला कि कोई आदमी अकेला था और वो गुजर गया, तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था उस चीज़ के बारे में। वो उस पेशेंट से बार बार मिलने आया करती थी, लेकिन उस रात वो गलत जगह पर, वो गलत जगह पर तो नहीं थी, लेकिन वो बस दूसरी जगह पर उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। वो अपना काम कर रही थी एक दूसरे बेड पर। बस इतनी सी बात थी कि वो लास्ट मोमेंट में, उस आदमी के लास्ट मोमेंट पे उसके पास नहीं बैठ पाई, उसे दिलासा नहीं दे पाई या फिर उसकी केयर नहीं कर पाई। उस वक्त दूसरे वार्ड में इतने सारे लोग थे जो सांसें ले रहे थे, जो अपनी देखभाल कराने के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन जो ये आदमी था ये इतनी धीमी सांसें लेता था, इतने ज़्यादा बीमार था ये कि ये अपने चंद आखिरी मोमेंट्स पे किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाया, और वो बस ऐसे ही इस दुनिया से चला गया था। उसके लास्ट मोमेंट्स में उसके साथ, उस आदमी के साथ, उस बीमार आदमी के साथ कोई भी नहीं था। और कहा जाता है कि उस इंसिडेंट के बाद से ही उस नर्स ने कभी भी डे ड्यूटी लेना सही नहीं समझा। वो हमेशा बस नाइट ड्यूटी लेने के लिए रिक्वेस्ट करा करती थी, या फिर कुछ लोग ये भी कहते थे कि उसे डे ड्यूटी मिलती ही नहीं थी क्योंकि उसके जो सुपरवाइजर थे उनके साथ कुछ झगड़े हो गए थे। चाहे रीज़न जो भी हो, वो ज़्यादातर टाइम पे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी पे ही आती थी, नाइट ड्यूटी पे ही आती थी। वो उन सारे के सारे लोगों की मदद करती थी जिनका या तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था या फिर जिनके साथ वहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहता था। तो बेसिकली वो उन लोगों के स्टूल पर जाके बैठती थी, उन लोगों की केयर करती थी जिन लोगों के साथ कोई नहीं होता था, जो लोग इस दुनिया में बिल्कुल अकेले होते थे। और ये बात सुनने के बाद आप लोग ऐसा सोचोगे कि भावेश तो भाई बिल्कुल डर ही गया होगा कि एक भूत वाली नर्स के बारे में सुन लिया उसने, कि जो बहुत सारे 30-40 साल पहले यहाँ पे काम करा करती थी और अब उसका बेसिकली एक भूत यहाँ पे बाकी पेशेंट्स के साथ बैठ रहा है। तो आप लोग यही सोचोगे कि भावेश तो ये बात सुन के वो तो डर गया होगा, राइट? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही उस नई नर्स ने भावेश को ये बात बताई, भावेश सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करने लगा था, लेकिन दूसरी बात ये थी कि उसके चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट थी, और सेम चीज़ जो थी वो उस नर्स के चेहरे पर भी थी। वो नर्स भी इस बात को बताते हुए ना तो डर रही थी, ना ही वो हिचकिचा रही थी इस चीज़ को बताते हुए, और वो काफ़ी ज़्यादा प्राउडली भी बता रही थी इस चीज़ को कि यहाँ पे एक नर्स ऐसे ऐसे करके आती है, वो लोगों की देखभाल करती है और फिर सुबह वो चले आती है, और जब भी कोई मरता है तो वहाँ पे बैठती है। तो जो यहाँ का स्टाफ था, जो इस वार्ड का स्टाफ था, वो भी इस बात से नहीं डरता था, बल्कि उन्हें ये बात अच्छी लगती थी। उनको इस बात से तसल्ली मिलती थी कि एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे कोई तो होता है इन लोग के साथ। तो भावेश उस दिन 9th रात को अपने डैड के पास जाकर बैठा और उसे थोड़ा सा तसल्ली फील हो रही थी। और पहला दिन था उसका ये, उस नर्स को देखने के बाद, जब वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं कर रहा था। 9वीं और 10वीं रात को क्योंकि उसके डैड के हेल्थ के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था, वो बाथरूम भी नहीं जा पा रहा था इस चीज़ के लिए। और जब रात को उसको प्यास लग रही थी या फिर उसे भूख लग रही थी, तो तब भी वो अपने स्टूल से उठकर जाता नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार ये बात आती थी कि अगर मैं 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी, पानी भरने के लिए भी अगर बाहर चले जाऊं, तो कहीं वो नर्स ये ना समझ ले कि इसके साथ, इसके डैड के साथ कोई नहीं है, और वो यहाँ पर आके बैठ ना जाए और कहीं गलती से मेरे डैड के साथ कुछ हो ना जाए। तो वो हमेशा जब भी हॉस्पिटल में आता था, वो हमेशा अपने डैड के साथ बैठा रहता था, लेकिन गलती से
11वीं रात को उसको एक कॉल आया। वो उसकी बीवी नैना का फ़ोन था। उसके घर की टंकी की मोटर ख़राब हो गई थी, तो वो बस ये पूछना चाहती थी कि क्या सुबह प्लम्बर आता है या नहीं। और उनकी बेटी की स्कूल की फ़ीस की भी लास्ट डेट निकल रही थी, तो बस वो नॉर्मल डिस्कशन कर रही थी अपने पति से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में। तो बात यहाँ पर यह थी कि वार्ड में बात करना या फिर कॉल करना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए भावेश थोड़ा सा उठकर कॉरिडोर में चले गया था। और जो ये फ़ोन कॉल थी वो भी बस 4 मिनट के आसपास की थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो उसने फटाफट अपनी बीवी से बात करी, उसने फ़ोन काटा और वो वापस वार्ड की तरफ आने लगा था। लेकिन जब वो वापस आया और वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो नर्स बेड नंबर 7 उसके डेड के पास वाले बेड पर बैठी हुई थी। और यहाँ पे अगर ये कोई फिल्म होती या फिर कोई मूवी होती तो आदमी ऑब्वियसली भाग जाता वहाँ से या फिर भूत के पास जाता, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भावेश के साथ। भावेश उस दरवाजे पे खड़ा रहा 2 सेकंड 3 सेकंड, और उसने खुद को ये भी कहा कि प्लीज़ फटाक से अपने डैड के पास जाओ वरना फिर कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं पा रहे थे, वो वहाँ पे फ्रीज हो चुका था। और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ आ रही थी कि अगर मैं अभी अपने डैड के पास वाले बेड के पास जाकर मैंने इस नर्स से पूछा कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, या फिर मैंने अगर यहाँ पे गुस्सा करा तो वो नर्स तो चुपचाप उठ के चली जाएगी, लेकिन मुझे ये चीज़ कभी भी पता नहीं चलेगी कि आखिर ये यहाँ पर आके बैठी क्यों थी। क्या उसने अभी अपना काम ख़त्म नहीं किया था? क्या मैं उसे रोक रहा हूँ, या मैं उसे पूरा करने से, कोई चीज़ करने से यहाँ पर रोक रहा हूँ? मेरा अंदर जाने में मेरे डैड के लिए अच्छा है या फिर बुरा, उसे कुछ भी नहीं पता था। और वो 3 सेकंड उसने आज तक किसी को नहीं बताए हैं, क्योंकि उस 3 सेकंड में वो अपने डैड के पास नहीं था और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ बस चीज़ें सोच रहा था। और फिर वो टूटा और भाग के अंदर गया। बीच की गली से निकला वो, और उसने हाथ बढ़ाया उस नर्स को पीछे से खींचने के लिए, उसे हटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और उसने बस अपना हाथ उठाया था, बस इतना ही, एक हाथ। लेकिन नर्स ने तभी अचानक से अपने हाथ से भावेश को रुकने का इशारा करा। उसने कोई आवाज़ नहीं करी, उसके चेहरे पर कोई गुस्सा भी नहीं था। उसने बस चुपचाप भावेश को रोकने के लिए कहा। ये ऐसा इशारा करने के बाद उस नर्स ने चुपचाप भावेश के डैड कांति भाई के जो छाती था वहाँ पर अपना कान रखा, जस्ट कि वो कुछ सुनना चाह रही हो या फिर हार्ट बीट को पढ़ना चाह रही हो, कुछ ऐसा करना चाह रही हो जिससे ये कंफर्म हो सके कि कांति भाई सांस ले रहे हैं, कांति भाई जिंदा है, उनकी हार्ट बीट चल रही है या नहीं। ये चीज़ करने के बाद वो वहाँ पर 5 से 10 सेकंड तक उनकी छाती में ही कान लगाकर बैठी रही। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ बेड पर रखे, उसने हाथ के बल से अपने आप को उठाया बेड से, और फिर वो चुपचाप वार्ड से ही बाहर चली गई। भावेश ने उसे वार्ड से बाहर जाते हुए देखा। उसकी गर्दन मुड़ रही थी, उसके पैर नहीं मुड़ रहे थे। उसने चुपचाप उस औरत को, उस नर्स को वहाँ से बाहर जाते हुए देखा। वो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं बोल पाया। और जैसे ही उसके उसको सेंसेस वापस आए कि एक्चुअली मैं ये भी मेरे डैड के पास बैठी थी, तो उसने फटाक से वैसी ही सेम चीज़ करी जो उस नर्स ने करी थी। उसने भी अपने डैड के छाती में कान लगा के सुनने की कोशिश करी कि क्या मेरे डैड जिंदा हैं या नहीं। कैन यू गाइस जस्ट इमेजिन दैट थिंग कि वो उस टाइम पे ये सोच रहा था, या फिर उसके दिमाग में ये थॉट आया था कि मेरे डैड तो अब चल बसे हैं, मैं अब इनकी कभी भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कांति भाई जी को कुछ भी नहीं हुआ था। उन्हें उस रात कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें सुबह होश आया, वो चुपचाप उठे, उन्होंने खाना खाया, बल्कि अगले कुछ हफ्ते में उनकी तबीयत भी ठीक हो गई थी। कांति भाई घर वापस गए, उन्होंने अपने पोती के साथ खेला, और कांति भाई जी अगले 9 साल तक जीवित रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ जी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ लीड भी करी थी। और भावेश ने भी कांति भाई जी को इस चीज़ के बारे में, इस नर्स के बारे में बताया था, लेकिन कांति भाई जी ने कभी भी इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं करा। कांति भाई जी 9 साल बाद उनका देहांत हो गया था। लेकिन कांति भाई जी का जब देहांत हुआ था तो लाइट चली गई गाइस, ओह माय गॉड। ठीक है कांति भाई जी, अगर आप ये सुन रहे हो तो आई होप आप पीसफुली गए होंगे इस दुनिया से, क्योंकि मुझे कभी कभी फील होता है ऐसा ना, मुझे साइन मिलते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए कि कुछ हो जाता है अचानक से। एक बारी एक चिड़िया आ रही थी, मैंने जब लास्ट स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, तो मेरे खिड़की के पास में एक चिड़िया आई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद से उनकी स्पिरिट होगी, तो मैं भी इसको एक साइन की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ अभी। ठीक है,
सो एनीवेज, जब कांति बाई जी चले गए थे इस दुनिया से तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स वे में, बहुत ज़्यादा आराम से, बिना किसी दर्द के गए थे। एंड ये चीज़ भी भावेश को आज तक याद है कि शायद से वो नर्स यही चेक कर रही थी उस समय पर कि क्या कांति बाई जी ढंग से है या नहीं, उनकी हेल्थ कैसी है। वो अपनी पोती के स्कूल के एनुअल फंक्शन में गए थे। उनका लेफ्ट हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, वो थोड़ा कमज़ोर रहे थे, लेकिन वो चाय खुद बना लेते थे। और 9 साल बाद वो अपने घर में अपने बिस्तर पर सुबह के वक्त गुजरे थे, बहुत ही ज़्यादा पीसफुली। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि उस 11वीं रात के बाद भावेश ने ना तो उस नर्स को कभी हॉस्पिटल में देखा था, ना ही उसने उसे कभी घर में देखा था, ना ही उससे उनका इतना ज़्यादा ख्याल आता था। जैसे होता है कभी कभी कि कहते हैं कि प्रेत आत्मा या फिर भूत आत्मा है ना, लोगों के सपनों में आ जाती हैं उन्हें ऐसे हॉन्ट करते हुए। वो चीज़ भी भावेश के साथ नहीं हुई थी। तो भावेश के दिमाग में आज तक ये बात रहती है कि जो भी उसने देखा था उस समय पर वो सच था या नहीं, कि क्या उसने सिर्फ हेलुसिनेट करा था या फिर ये एक डरावनी चीज़ थी उसके डैड की हेल्थ के बारे में जो उससे बस फील हो रही थी। नाउ अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ होगा। सी, भावेश के डैड बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में वहाँ पर एक पुरानी नर्स थी जो कि ऐसे आया करती थी पहले, दूसरे लोगों की मदद नहीं कर पाई थी वो उनके जाने से पहले, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। एंड बोलते हैं कि जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं, फिर जितनी भी भूत आत्माएं होती है, राइट, वो सिर्फ उन लोगों के लिए आती हैं या फिर वो सिर्फ इसलिए रुक पाती हैं इस दुनिया में मरने के बाद क्योंकि उनकी कुछ इच्छाएं ऐसी अनकम्प्लीट सी रहती हैं। तो ये वाली जो प्रेत आत्मा थी वो भी इसीलिए यहाँ पर रुकी हुई थी, या फिर इस वार्ड में या फिर इस हॉस्पिटल में इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि उसका ये जो ये अनफुलफिल्ड ड्रीम था कि वो सारे के सारे लोगों की मदद करे, वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई हो। एंड मेरी ये सिर्फ एक थ्योरी है कि उस रात 11वीं रात मेरे को लगता है कि भावेश के डैड के हेल्थ के साथ कुछ अजीब सा हो रहा था, क्योंकि इफ़ यू गाइस रिमेंबर 2 दिन पहले भी उनकी हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो मुझे ये लगता है कि वो नर्स बस उनके ऊपर चेकअप करने आ रही थी, ये देखने आ रही थी कि क्या वो ठीक है या नहीं, क्या उनकी सांसें अभी भी चल रही है या नहीं, या फिर क्या उन्हें किसी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा नर्सेज भी कभी कभी ना ऐसे पल्सेस चेक करती हैं या फिर एकदम से पेशेंट के पास आके देखती है अगर उन्हें लगता है कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लग रहा है इस नर्स के इंटेंशन यही थे। ये एक बेसिकली एक अच्छी भूत थी, एक अच्छी प्रेत आत्मा थी जिसने जीते जी तो लोगों की मदद नहीं कर पाई थी, लेकिन मरने के बाद वो पूरी की पूरी कोशिश करी थी कि कोई भी इंसान अकेला ना बैठ जाए वहाँ पर। एंड दैट जस्ट लाइक इट लिफ्ट्स माई हेड अप सो मच। मेरे अंदर से इतना अच्छा फील होता है इस चीज़ के बारे में सुन के, ये कहानी सुनकर, कि ऐसी आत्माएं भी होती दुनिया में या फिर ऐसे लोग भी होते दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं। पर विद दैट ये कहानी अभी यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगली हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।